उसके बाद 1 घंटे तक मैंने अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। फ़ोन जीन्स की जेब में था, मैं ग्राहकों के ऑर्डर ले रहा था। तभी फ़ोन 4-5 बार वाइब्रेट किया। 4-5 बार फ़ोन का वाइब्रेट करना, मैं डर गया कि अब पड़ने वाली है गालियाँ। लेकिन जब फ़ोन खोला तो कमाल हो गया। योगिता ने लिखा, अरे तू तो नाराज़ हो गया, क्या हो गया, तू मुझसे नाराज़ हो गया क्या? तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो अभी तक मुझे तुम करके बोल रही थी, वो अब तू करके बोल रही थी। उसका इस तरह से बात करना मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो ग्रीन सिग्नल देखते हुए अगले ही पल बिना समय बर्बाद किए लिख दिया, योगिता आई लाइक यू। यार मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। मतलब मेरी लैंग्वेज देख रहे थे। और इंटरनेट बंद कर दिया ये सोचकर कि रात को 10 बजे चालू करूंगा, देखूंगा क्या उसका रिएक्शन आता है। अब रात को 10 बजने का इंतजार नहीं हो पा रहा था, डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि जब इंटरनेट ऑन करूंगा तो उसका क्या रिप्लाई आएगा। जब रात के 9:45 हुए तो इसके बाद में एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी जब रात के 10 बज गए तब मैंने मोबाइल का इंटरनेट चालू किया तो नेटवर्क्स नहीं थे, मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था। एक बार बंद करके फिर चालू किया तो काम करने लगा। इंटरनेट चालू होने के बावजूद व्हाट्सएप पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था। व्हाट्सएप ऑन करके देखा तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया और शायद मेरी मैच्योरिटी की शुरुआत यहीं से हुई थी। फर्स्ट टाइम मेरी मैच्योरिटी की शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि सुबह जब मैं उठा अगले दिन तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। दिल कह रहा था कि एक बार फिर से टाइम को रिवाइंड करके वो मैसेज वहीं पर डिलीट कर दिया जाए। लाइफ की पहली सच्चाई जो योगिता ने मुझे दिखाई कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे इमोशंस से, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी सुनता फिरे। सुबह 10 बजे थे, मैं मुंह लटकाए हुए होटल के काउंटर पर पहुंचा। अब्बा ने कहा, कल लखन जी से बात की है, वो कल सुबह तुझे अपने साथ में ले जाएंगे अहमद अली की दुकान पर काम सिखाने, झूठवाड़ा में। कॉस्मेटिक्स की दुकान है, वहाँ तुझे कम से कम ग्राहकों से कैसे बात करनी है ये समझ में आ जाएगा। कल सुबह टिफ़िन और हेलमेट तैयार रखना। अब अब्बा वहाँ पर मुझे पैसा कमाने नहीं भेज रहे थे, बल्कि एक्सपीरियंस लेने भेज रहे थे कि ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। मैं तैयार हो गया। अगले दिन लखन जी एक 35 साल की एकदम सपाट सर के गंजे आदमी, मोटा सा चश्मा पहन, लेकिन नितिन से पतला चश्मा था, सादा सा शर्ट जो पैंट के अंदर हमेशा रहता था, ऊपर से एक बेल्ट, नीचे से सैंडल पहने, सफ़ेद कलर की स्कूटी लेकर मेरे सामने स्कूटी अचानक से ब्रेक दबाकर रोकी, जिससे पीछे का पहिया थोड़ा सा उठ गया और वापस नीचे गिर गया। मुंह में उनके पान था, जिसको मुंह में किसी कोने में दबाते हुए उन्होंने पूछा, तैयार? इसका मतलब था तैयार। जी, लेकिन जाना कहाँ पर है? मैंने पूछा। अरे तू पहले बैठ तो सही। फिर मैं उनकी स्कूटी पर जैसे ही बैठा वैसे ही उन्होंने स्कूटी भगाई इतनी स्पीड में कि मेरे दोनों गुर्दे मुंह में आ गए। लखन जी बड़ा तूफान ही भगाते थे गाड़ी को। मेरे अंदर का तूफान 1 मिनट में बाहर आ गया। आज तक मैंने माई बाप की स्कूटी इतना तेज नहीं भगाई जितना स्पीड में इस आदमी ने भगाई। और हाईवे आते ही तो लखन जी थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गए। मुझे समझ में आ गया गाड़ी तेज होने वाली है। मैंने कहा बस करो लखन जी, स्कूटी है, हवाई जहाज नहीं। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक ही जान है। लेकिन मजाल है वो आदमी सुन जाए मेरी। मैंने तो कस के लखन जी को लपक के पकड़ लिया, चिपक गया उनसे और रॉकेट की स्पीड से उस आदमी ने गाड़ी भगाई हाईवे पे। कसम से हाईवे पर खड़े जितने भी आदमियों ने हमें देखा उनके मुंह से जरूर एक बार निकला होगा कि गंजा विक्रम और हेलमेट लगाए हुए बेताल उसके पीछे। क्योंकि लखन जी तब तक हेलमेट नहीं पहनते थे जब तक कोई पुलिस वाला न दिख जाए, क्योंकि हेलमेट पहनने से लखन जी के बाल बहुत टूटते थे और वो और ज्यादा गंजे नहीं होना चाहते थे। आखिर हम 20 मिनट का सफर 7 मिनट में पूरा करके अहमद अली की दुकान पर पहुंचे, जिसको लखन जी खोलते थे। अंदर घुसते ही पहले सफाई की, फिर तंबाकू मुंह में डाल लिया, एक निकाला दूसरा डाला, फिर मुझे अपना काम समझाया कि पूरे डब्बे साफ कर दे। थोड़ी देर में एक मोटा आदमी अंदर घुसकर आया। वो मोटा आदमी अंदर घुसकर दुकान का सामान बिना पूछे चेक करने लगा, बिना पूछे सामान को हाथ लगा रहा था। मैं बोला, आप बाहर से पूछ सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। इतने में लखन जी काउंटर से चीख कर बोले, अबे पागल, ये सेठ जी हैं। ओह अहमद अली। मुझे थोड़ी सी शर्म आई और मैं थोड़ा साइड में सिर झुकाए खड़ा हो गया। यही है वो नया लौंडा? भारी आवाज में अहमद अली ने पूछा। अहमद अली के बहुत सारे काम चलते थे। इसकी इस एरिया में लगभग 20 से ज्यादा दुकानें थी। सब पर इसने अपने आदमी लगा रखे थे और इसका काम सिर्फ इतना था कि सारी दुकानों पर एक एक करके नजर रखता था। दुकान में एक और लड़का काम करता था जिसका नाम था लालचंद वर्मा। ये बड़ी सी दुकान थी। लाला को यहाँ पर काम करते 5 साल से ज्यादा हो गए थे और 15,000 की इसको तनख्वाह मिलती थी। वहां जाते ही सबसे अच्छा दोस्त मेरा लाला ही बना था। लाला को खुद की दुकान खोलनी थी, इसके लिए पैसे जमा कर रहा था, लेकिन खुद दुकान खोलने के लिए लाखों की जरूरत थी जो इस बेचारे के पास थे नहीं। अभी तक इसके पास कुल 60,000 रुपए हुए हैं। उन पैसों से भी ये गोवा के सपने देखता है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, ये लड़का है बड़ा मेहनती। सुबह 11 बजे इससे मुलाकात हुई और दोपहर 2 बजे ये मेरा अच्छा दोस्त बन गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का टाइम कैसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला। 2 बजे हम सब ने मिलकर लंच किया। साथ में मिलकर खाना खाने में एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि आपको खाने में वैरायटी मिल जाती है। इसके बाद टाइम काटना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी, धूप से आंखें जल रही थी।
सुबह से दुकान में सिर्फ 3 ग्राहक आए थे और कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि ये दुकान घाटे में जा रही थी। अब शाम की जब 7 बजे तो मैं तो घर जाना चाहता था, क्योंकि मैंने अपना पूरा दिन बिना कोई काम किए यहाँ पर ग्राहकों का इंतजार करते हुए काउंटर पर खड़े खड़े लालचंद और लखन जी से बकवास करते हुए गुजार दिया। मैंने बड़ी हिम्मत करके लखन जी से कहा, मैं जाऊँ? 1 घंटा रुक जा, लखन जी बोले। मैं रुक गया और इंतज़ार करने लगा कब ये 1 घंटा गुजरे। तभी लखन जी आए और बोले, देख अभी तो मैंने मालिक से बात कर ली है, अभी अभी के लिए तुझे 3,000 रुपये महीना देंगे, क्योंकि तू अभी काम सीखने ही तो आया है ना, पैसा कमाना तेरा मकसद तो नहीं है। सुनते ही मैंने हाँ में सिर तो हिला दिया, क्योंकि पहली बार मैं कमाई करने जा रहा था। लेकिन आगे सोचने पर मुझे पता चला कि 3,000 रुपये महीना बहुत कम थे। इससे ज़्यादा अब्बा के होटल पर काम करने वाले एक छोटे से छोटे आदमी को मिल जाते हैं। अब जब 1 घंटा गुजर गया तो मैंने जाकर मालिक जो बाकी लोगों से बातें कर रहे थे, मैंने उनसे जाकर पूछा, मैं जाऊँ? बहुत दूर जाना है, लखन जी को लेट हो जाएगा। बहुत बेचारी सी आवाज़ में मैंने पूछा। हाँ हाँ बेटा चले जाओ, किराया है ना बस के लिए? मालिक ने बड़े प्यार से पूछा। जी जी है, मैंने कहा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आज ये किराया दे दे, बाद में मेरी तनख्वाह में से पैसे काट ले। और पैदल पैदल मैं घर की तरफ चल दिया। रास्ते में यही सोच रहा था कि 3,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर मैं एक भी रुपया खर्च ना करके 1 साल में कितने जमा कर लूँगा? 36,000, जिससे मैं खुद का कुछ ना कुछ तो खोल ही लूँगा। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, 364 दिन और निकालने थे। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं यहाँ सीखने आया था, ना कि पैसा कमाने के लिए। अब मैं बस के लिए किराए के पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए सड़क पर चलते चलते मैं लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा। एक हाथ में टिफिन था, दूसरे हाथ में हेलमेट लटकाए हुए अंगूठे से इशारा करते करते गाड़ियाँ रोकने की कोशिश करने लगा लिफ्ट मांगने के लिए। लेकिन कोई भी गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोक रहा था। लग रहा था जैसे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। और घर यहाँ पर तो नहीं था, बहुत दूर था। आखिर एक स्कूटर वाला रुका, जिसने अपने हेलमेट को सिर के ऊपर लटका रखा था। जैसे ही उसने स्कूटर रोका, मैं लपक कर उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बैठते उसको धन्यवाद दिया और वो स्कूटर चलाने लगा। थोड़ी देर हुई, स्कूटर वाले ने मेरे थैंक यू का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद इसके कानों में पड़ा नहीं जो मैंने बोला। एक बार फिर से बोलता हूँ, भैया धन्यवाद, थोड़ा ऊंची आवाज़ में मैंने बोला। लेकिन अभी भी उसका कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से मेरी आवाज़ उसके कानों में पड़ने से पहले झोंके के साथ उड़ जाती होगी। तो मैंने एक बार फिर से कोशिश की, थोड़ा आगे होकर उसके दाएं कान के पास होठ ले जाकर बड़े प्यार से कान में फुसफुसाते हुए मैंने कहा, अच्छी मैंने कहा धन्यवाद। मेरे मुंह की गर्म हवा जब उसके कानों में पड़ी, सरसरी हुई, रोम रोम उसका खड़ा हो गया और स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया। आगे जाकर झटके से उसने स्कूटर रोका, अपने मुंह से तंबाकू थूक कर बोला, मेरे भाई मेरे 2 कान हैं, एक बार सुन लिया मैंने। और किक मारकर फिर से स्कूटर स्टार्ट किया। और अब वो बोलने लगा, अरे अभी तक भाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरे मुंह में तंबाकू था। मेरा नाम अब्दुल है, यहीं झोटवाड़ा में कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ। रोज इसी वक्त इसी सड़क से घर लौटता हूँ और अक्सर आप जैसे लोगों को लिफ्ट दे देता हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग रात के वक्त किसी को बैठाते नहीं है लिफ्ट देने के लिए। पूछो क्यों? मैंने पूछा क्यों? अरे मेरे भाई, पहले आप जैसे लोग शरीफ बनकर लिफ्ट मांगते हैं, फिर चाकू दिखाकर लूट लेते हैं। और पीछे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अजी गुर्दे निकाल लेते हैं। मैंने अपने मन में बोला कि साले आधी रात में मुझे कोई काम नहीं है, मैं लोगों के गुर्दे निकालता फिरूं। फिर मैंने उससे पूछा, फिर क्यों आप इतना रिस्क लेते हो लोगों को लिफ्ट देने का? अजी इसके पीछे भी एक कहानी है। मैंने बोला क्या? वो क्या है ना, एक ज़माने में मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत गरीबी के दिन देखे। पहले आप ही की तरह गरीब होता था, लिफ्ट मांग मांग के घर जाता था, लेकिन कोई मुझे लिफ्ट नहीं देता था, शायद इसलिए क्योंकि मैं गरीब था। अब जब मैंने अपनी मेहनत से अपना स्कूटर खरीदा है तो फैसला किया है कि आप जैसे रास्ते चलते गरीबों की मदद करूंगा। मैंने मन में बोला, तेरे जैसे लोग मेरे अब्बा के होटल में काम करते हैं। अब मेरे दिन तो ऐसे ही गुजर रहे थे, सुबह उठना, 10 बजे लखन जी के साथ काम पर जाना, फिर वहाँ पर पूरा दिन झक मारना, लाले से बकवास करना और वापस लौटते हुए लिफ्ट मांगने के लिए अंगूठा दिखाना। पहले दूसरे तीसरे दिन तो मुझे लिफ्ट आसानी से मिल गई, लेकिन चौथे दिन मुझे चलते चलते 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया था, लेकिन किसी ने मुझे अभी तक लिफ्ट नहीं दी थी। थक हार कर मैंने एक हाथ नीचे कर लिया और शांत सड़क पर आगे की तरफ बढ़ने लगा, थका थका। तभी अचानक मुझे पीछे से कोई स्पीड से आती हुई बाइक की आवाज़ सुनाई दी। कोई 20-22 साल का लड़का था। उसने स्पीड से मेरे सामने बाइक लाकर स्लिप मारकर रोकी। उसका पीछे का टायर रगड़ खाता हुआ आगे चला गया और मैं डर कर पीछे 2 कदम हट गया। ये कौन सा तरीका हुआ भाई किसी को लिफ्ट देने का? मैंने अपने आप से पूछा। मैंने उससे पूछा, भैया आगे तक दे दोगे क्या लिफ्ट? वो बोला, क्यों नहीं देंगे, आप तो एक काम करो, मेरी बाइक ही चला लो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। कहकर वो पीछे की सीट पर सरक गया और आगे वाली सीट पर हाथ मारकर बोलने लगा, आओ आओ। इसके बाद अगला सीन ये था कि मैं बाइक पर था, वो मेरे पीछे बैठा था और थोड़ी देर तक मुझे बाइक चलाने बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही थी। चरम सुख मिल रहा था, परम सुख नहीं, चरम सुख मिल रहा था।
मैं पसीने में तरबतर, बदन पर ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। लेकिन तभी अचानक मुझे अपनी जांघ पर कुछ महसूस हुआ। जब मैंने नीचे देखा तो उसका हाथ, पहले मैंने अपनी जांघ को देखा, फिर उसके हाथ को देखा, फिर पलटकर उसे देखा जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने आप से पूछा, ये क्या चाहता है? गाड़ी के शीशे में मैंने देखा तो पीछे बैठा अपने नीचे वाले होंठ को ऊपर वाले दांतों से दबाकर मुझे देख रहा था। तभी अचानक मैं आगे जाके सरक गया, वो पीछे से मुझसे चिपक गया। मैंने बाइक थोड़ी तेज कर ली और थोड़ा आगे और सरक गया ताकि उसकी और मेरे बीच में एक उचित दूरी बनी रहे। लेकिन वो फिर आगे आ गया, वापस चिपक गया। मैं जितना आगे सरकता जाऊं वो पीछे सरक सरक के आगे आता जाए। अब सरक सरक कर मैं गाड़ी की पेट्रोल की टंकी पर ऊपर चला गया, वो टंकी पर चढ़कर आ गया। अब सीन कुछ ऐसा था कि एक बाइक जो हवा की स्पीड में भाग रही थी, उसकी पेट्रोल की टंकी पर दो आदमी चिपक कर बैठे हुए थे और उनके पीछे वाली सीट एकदम खाली थी। दोनों के बाल हवा में लहरा रहे थे और आगे वाला आदमी पीछे वाले को पलट के बार बार देख रहा था। मैंने उसी पल बाइक को रोका और पीछे चिल्लाकर बोला, क्या चाहता है? नीचे उतर। वो बोला, क्यों, क्या हुआ? कितना मजा तो आ रहा था। भाई तू उतरता है कि नहीं? मैं चिल्लाकर बोला, उतर नीचे, तू अभी उतर। और उस दिन मैं घर पैदल ही आया क्योंकि मुझे लिफ्ट लेने का एक डार्क साइड नजर आया था कि सारे लिफ्ट देने वाले एक जैसे नहीं होते। मुझे उस दुकान पर काम करते करते 7 दिन गुजर गए थे और कुछ भी खास अभी तक सीखने को नहीं मिला था। बस रोज गुजरते दिनों के साथ इंतजार करता था कि कब रात हो और कब मैं घर जाऊं। 7वें दिन शाम 5 बजे के आसपास थोड़ी देर बाद उनके पास जाकर मैं बैठ गया। वो उस दुकान के सीनियर थे तो इनको सब कुछ पता होगा। मैंने बातों ही बातों में इस दुकान में कितने का माल है, कहाँ से आता है, कितना सस्ता पड़ता है और कैसे सेठ जी ने इतनी सारी दुकानें खड़ी कर ली, ऐसे सवाल पूछे। अब लखन जी हिचकिचाते हुए इन सब सवालों का जवाब दे रहे थे जिन्हें सुनकर मैं बड़ा खुश हो रहा था। अब मैंने पूछ लिया उनसे एक ऐसा सवाल जिसे सुनकर लखन जी तिलमिला गए। वैसे इनकी सब कुल मिलाकर कितने की प्रॉपर्टी होगी? लखन जी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तू ज्यादा नहीं फैल रहा, अभी 7 ही दिन हुए तुझे बेटा आए हुए, जाके अपना काम कर। लेकिन मैं सोच रहा था कि कौन सा काम, ग्राहक तो आते नहीं इस दुकान में। आखिर जब शाम के वक्त घर लौटने का टाइम हुआ, सोचने लगा कि 7 दिन में ये हाल है तो 1 साल में क्या होगा। उस शाम घर लौटते वक्त रास्ते में मैंने एक सब्जी मंडी पड़ती थी। उस शाम वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास खड़े आदमी से मैंने पूछा, इतनी भीड़ क्यों है भैया? तो वो बोला, क्या भैया नए हो गए यहाँ पर? अरे आज शुक्रवार है और आज के दिन यहाँ पर भीड़ लगती है। आज के दिन यहाँ पर सब्जी सस्ते में मिलती है। फिर मैंने पूछा, तो मतलब हर हफ्ते सिर्फ एक ही दिन, शुक्रवार के दिन सस्ते मिलती है? तो वो बोला, हाँ। फिर कुछ देर सोचते सोचते मैं अपना सिर झुकाया, पत्थर को लात मारते हुए चल रहा था कि हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन क्यों, सातों के सातों दिन क्यों नहीं? तभी अचानक मेरी आंखें बड़ी हो गई। रास्ते में चलते चलते मुझे एक आइडिया आया कि मुझे घर जाते ही सबसे पहले क्या करना है। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने दोस्त सौरभ को फ़ोन लगाया क्योंकि उसके पापा सब्जी का काम करते थे और अभी उसके पास करने को कुछ नहीं था। वो भी मेरी तरह 12th पास आउट था और कॉलेज में जाने का वेट कर रहा था। और मैंने उससे बात की कि भाई तेरे पापा अगर सस्ते में मुझे सब्जी दिलवा दें तो अपन दोनों जने मंडी से कम दाम में सस्ते में सब्जी बेचेंगे, कितना मार्जिन बचेगा, मुनाफा कितना होगा और कितनी देर में सब्जी बिक जाएगी। उसने मुझे समझाया कि भाई इतना आसान नहीं है क्योंकि पहले से ही जो वहाँ पर सब्जी वाले बैठे रहते हैं डेरा जमाए हुए, वो तुझे बैठने नहीं देंगे। किसी नए बंदे को ऐसे जगह नहीं मिलती, वो सालों के जमे हुए हैं वहाँ पर। मैं बोला, भाई तू सब्जी दिलवा दे, बाकी मैं देख लूंगा, तू मेरे साथ चल, तेरे पास भी करने को कुछ नहीं है, सब्जी बेच लेते, खूब पैसे बनाएंगे। वो राजी तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे। पैसे मिलने वाले थे महीने के आखिर में और अब्बा से मैं पैसे मांगने वाला था। उनसे अगर पैसे मांगूंगा तो वो मुझे ऐसा काम करने नहीं देंगे। मैं महीना खत्म होने का इंतजार करने लगा। मुझे खुद से कुछ करना था, उनको बिना बताए। मैंने ये बात सिर्फ अभी तक सौरभ को बताई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये दिन के कमाने से बहुत ही अच्छा है कि मैं इस तरह का काम कर लूँ, क्योंकि 1 साल तक का लंबा इंतजार मुझसे तो नहीं होगा। ज़िंदगी का 1 साल ख़राब नहीं करना मुझे। अब जब तक मैं स्कूल में था तब तक राइटर बनने के सपने देखता था, लेकिन अब जब बाजार में उतरा तो व्यापार करने के, पैसा बनाने के सपने देखने लगा। मुझे पता है आज जब मैं इन सब के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है एक भी मेरे दोस्त को उस वक्त ये बात पता चली होती तो वो मुझे बहुत हंसता और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, और योगिता को पता चलती कि मैं ऐसा सब करने की सोच रहा हूँ तो वो पता नहीं क्या सोचती। मेरे लिए इस वक्त ये काम छोटा नहीं था, मेरे लिए पैसा बड़ा था, क्योंकि अभी तो मैं स्कूल से निकला ही था और मेरे पास ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम था। मेरे इतने खर्चे भी नहीं थे और मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि 7 दिन के अंदर लखन जी के साथ दुकान पर बैठते हुए एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। वो अक्सर बोलते हैं, उनको बोलते हुए सुना है कि इंसान अगर पैसा कमाना चाहता है तो वो शादी से पहले कमा ले,
नहीं तो अगर गलत इंसान से शादी हो गई तो बस नौकर बनकर रह जाता है इंसान। सुबह उठो, काम पर जाओ, रात को आओ, खाओ और सो जाओ। तो मैंने उस वक्त सोच लिया था कि मुझे लखन जी जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था महीने के गुजरने का, ताकि मेरे हाथ में 3,000 रुपये आएँ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं 3,000 से 30,000 बना लूँ। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। कैसे कैसे करके मैंने 10 दिन निकाले और 10वें दिन शाम को दुकान के काउंटर पे बैठा मैं कुछ सोच रहा था, तभी अचानक कुछ हलचल हुई। एक गाड़ी आई जिसमें हमको दुकान का सारा सामान भरने को कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने लखन जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मालिक ने ये दुकान बेच दी, क्योंकि ये दुकान घाटे में जा रही थी। इसका सारा सामान सस्ते में बेच रहे। और मैं चुपचाप अपना काम करने लगा। सोचने लगा ये सब 1 महीने बाद नहीं हो सकता था। वो दुकान देखते ही देखते पूरी खाली हो गई और मेरे मन में सवाल थे कि अब मेरा क्या होगा। मुझे क्या 10 दिन के काम के पैसे मिलेंगे? क्या मुझे घर चले जाना चाहिए? मुझे इतना तो पता था मेरी नौकरी अभी जाने वाली है। उस वक्त उस उम्र में मैंने महसूस किया कि नौकरी जाने पर कैसा लगता है। हालांकि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं था, लेकिन थोड़ा दुख तो होता ही है। उसी शाम सारा काम करने के बाद में 7 बजे शाम को लखन जी के बोलने से पहले ही मैंने अपना हेलमेट उठाया और घर की तरफ चल दिया। जाते वक्त लखन जी ने मुझसे वादा किया कि 10 दिन के काम के जितने भी पैसे मेरे बनते थे 1,000 रुपये, वो मुझे दिलवाएंगे, जिनके मिलने का मैं आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे 10 दिन की मेहनत का पैसा मुझे आज तक नहीं मिला। उन लोगों ने ना मेरा फ़ोन उठाया, ना किसी मैसेज का जवाब दिया। मैंने अपने अब्बा को कई बार कहा कि मुझे मेरे हक के पैसे दिलवाओ, लेकिन वो बोलते तू छोड़ ना, मैंने तुझे पैसे कमाने के लिए थोड़ी भेजा था, ले 1,000 रुपये मैं तुझे देता हूँ। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए थे, मुझे अपनी मेहनत के चाहिए थे। उन पैसों के लिए जिन पैसों के लिए मैंने मेहनत की थी, वो पैसे तो मुझे कभी नहीं मिले ज़िंदगी में। लेकिन एक बहुत बड़ा सबक मिल गया कि सीधे तरीके से इस दुनिया में पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं है। दुनिया को बस मौका चाहिए कि तुम्हें बेवकूफ़ बना सके। उस दिन अगर लखन जी पर भरोसा ना करके उसी दिन मैं अपने पैसों का हिसाब कर कर आता, तो आज मेरे पैसे मेरे पास में होते। अब जब तक मैं उस दुकान में काम कर रहा था, तब तक मेरे लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना काम छोड़ा, 2 महीने कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। इस बीच 12th का रिजल्ट भी आ गया और कॉलेज के फॉर्म्स भी भर गए। मैंने कॉलेज के फॉर्म भरने से पहले माधव चौधरी से सलाह की। जैसा उसने कहा वैसा ही किया और पैसा कमाने का वो क्रांतिकारी विचार इस कॉलेज की भागदौड़ में कैसे दब गया कहीं पर, मुझे पता ही नहीं चला। माधव की मदद से मैंने सरकारी कॉलेज के फॉर्म्स तो भर दिए, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर मेरा कॉलेज है कहाँ। आखिर सरकारी कॉलेज की लिस्ट में मेरा नाम आ गया और इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में मुझे एडमिशन मिल गया। अब मुझे कॉलेज ले जाने का जिम्मा भी माधव चौधरी का था। अब जब हम बस में थे तो मैंने बहुत सारे सवाल उससे पूछे कि कॉलेज कैसा होगा, वहाँ पर लोग कैसे होंगे, मेरी उम्र के स्टूडेंट होंगे क्या। इन्हीं सब सवाल जवाबों में हमारा बस स्टॉप आ गया। इसके बाद हम लोग एक बड़े से सरकारी पार्क से होकर निकले। मैंने माधव से पूछा, ए भाई तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? वो बोला, अरे तू चल तो सही है, शॉर्टकट रास्ता है, अब तुझे यहीं से आना है। उसके बाद हम लोगों ने जब उस पार्क को पार किया तो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो बहुत शांत था। बड़े बड़े एक ही जैसे घर बने हुए थे। ये इलाका बहुत अच्छा था। यहाँ पर घर बड़े थे, एक जैसे थे, बहुत शांत थे। हर घर के बाहर एक गाड़ी थी। मैं बोला, यार माधव ये इलाका बहुत अच्छा है यार, यहाँ पे घर लेंगे एक। तो मुस्कुरा के बोला, यहाँ पर आम लोगों को नहीं मिल सकता घर, यहाँ घर पाने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोला मतलब ये लोग बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, यहाँ आसान नहीं है IAS बनना। मैं उनके घरों को देखता देखता चल रहा था और खो गया उन घरों के बाहर जो नेम प्लेट्स लगी हुई थी उनको देख देख कर। मैंने उनके नामों को पढ़ पढ़ कर सोचा कि कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने यहाँ पर पहुँचने के लिए, या मुझसे इतनी मेहनत हो पाएगी? ओए माधव, तू देखना, देख तेरे भाई का भी एक दिन यहाँ पर, तेरे भाई कबीर का यहाँ पर एक घर होगा आलिशान सा। बाहर एक ड्राइवर साफ कर रहा होगा कार को, गेट पर 2 कुत्तों के साथ में एक गार्ड बैठा होगा, और जब तू यहाँ से कॉलेज जाएगा ना तो गर्व महसूस करेगा कि तेरा भाई ऑफिसर बन गया। मैंने माधव को छाती चौड़ी करके बोला, जोश के साथ। वो चिढ़ के बोला, तू साले IAS ऑफिसर बन जाएगा और मैं तब तक कॉलेज में ही जाता रहूंगा? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं मुस्कुरा कर बोला। और इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।